आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो से। मैं हूं नीरज वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज अड्डा। आवाज अड्डा में आज बात फिर से एक बार वैश्विक राजनीति में जो घमासान मचा हुआ है, यूक्रेन और रशिया के बीच में एक जबरदस्त फुल ब्लोन वॉर चल रहा है। कई शहरों में जबरदस्त तबाही है, खार्किव हो या कीव हो या दूसरे और शहरों जहां बहुत ज़बरदस्त गोलाबारी या मिसाइल से हमले हो रहे हैं। आज के दिन में ही एक पुलिस की बड़ी इमारत खार्किव में गिरा दी गई, उसमें आग लगी। तस्वीरें आपने ज़रूर देखी होंगी। और कीव जो उनकी कैपिटल है, उसको कैप्चर करने के लिए एक बड़ा कन्वे कॉलम व्हीकल्स जाते हुए देखे गए। तमाम सैटेलाइट पिक्चर्स दिखा रही हैं। आप शायद इंफॉर्मेशन वॉर चल रहा है इसलिए हर तरह की चीज़ें आपको दिखती हैं, लेकिन ग्राउंड में अगर आप देखें, जो हम लोग बात करके पता चल रहा है कि बहुत भीषण लड़ाई इसमें चल रही है और बहुत सारे सिविलियंस भी इसमें मुश्किल में आ रहे हैं, उनकी जानें भी जा रही और तमाम एसेट्स का बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है। रुकने की या बातचीत की कोई कोशिश सफल होती हुई नहीं दिख रही है। सेकंड राउंड की बातचीत जो होनी थी यूक्रेन और रशिया के बीच में, वो भी फेल होती हुई या अटकती हुई दिख रही है। तो मुश्किल की घड़ी है। एक ऐसी परिस्थिति बन रही है जिस शब्द से मैं लगातार पिछले 4-5 शोज से बचना चाह रहा हूँ कि ये वर्ल्ड वॉर, मैं इसको बिल्कुल लाइक नहीं करता हूँ, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये बहुत एस्केलेट होगा, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़, खासतौर पे यूरोपियन देश और अमेरिका लगातार रूस के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं। बहुत सारे उनके बैंक्स को स्विफ्ट के नेटवर्क से बाहर कर दिया गया है। बहुत सारे बैंक के एसेट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, उनके सेंट्रल बैंक के एसेट फ्रीज कर दिए गए हैं। डॉलर में कोई आप ट्रेड नहीं कर सकते। उसके बावजूद रूस के ऊपर कोई असर नहीं है। वो उतनी तेज़ी से और ज़्यादा बड़े पैमाने पे एग्रेशन कर रहा है, कब्जे की कोशिश कर रहा है। परमाणु की धमकी दी गई है कि परमाणु बम तक बात पहुंच सकती है। हालांकि रूस की तरफ से ये स्पष्ट किया जा रहा है कि पहल हम नहीं करेंगे, हमारा डिटरेंट होगा, लेकिन इस तरह की बात एक बड़े महाशक्ति की ओर से करना ये धमकी माना जाएगा। क्या होगा आगे कहना बड़ा मुश्किल है। एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं और आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका या नेटो की जो मेंबर्स हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या है। क्या वो सिर्फ एक तमाशबीन है, दूर खड़े होकर के देख रहे हैं, लड़ाई हो रही है तो उनको कुछ हेलमेट और कुछ हथियार सप्लाई तक है, सैंक्शन लगाने तक हो जाएगा, या कुछ और स्ट्रेटजी है? क्या है, कैसे ये युद्ध रुकेगा, कैसे शांति बहाल होगी उस एरिया में, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है मैं आपको उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ एक खास मेहमान है जेड तरार, जो US के, अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है। जेड, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैन दास गुप्ता जी हमारे साथ हैं, एक्स डिप्लोमेट हैं, राजदूत रह चुके हैं। नरेंद्र तनेजा जी हैं, वर्ल्ड रिनॉन्ड एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। शिवकांत शर्मा जी हैं, BBC हिंदी के संपादक रहे लंबे समय तक, लंदन में रहते हैं। स्वस्ति राव हमारे साथ हैं, जो एसोसिएट फेलो हैं IDSA की। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जेड, सवाल आपसे शुरू करता हूँ। बहुत बिल्कुल एकदम सीधा सा सवाल है, क्या अमेरिका सिर्फ बाहर से इस लड़ाई को देखता रहेगा और यूक्रेन बर्बाद होता रहेगा? देखिए नीरज, इसमें दो फिर बातें खड़े होते हैं यहाँ पे। एक ये है कि या तो हम इंतहाई सख्त प्रतिबंध सैंक्शंस लगा रहे हैं रूस की तरफ से, या तो हम कुछ नहीं कर रहे। लेकिन हम दोनों चीज़ें जो हैं वो सच नहीं हो सकते। तो हम तो ये कहेंगे जो ठीक है, जो हम आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि इंतहाई सख्त किस्म के प्रतिबंध हैं इस वक्त रूस पर, जो कि मेरे ख्याल में कभी हमने देखा ही नहीं है। बल्कि आपने ठीक कहा है कि हाँ, उनकी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बंद हैं, वो डॉलर, यूरो और येन में ट्रेड नहीं कर सकते। उनके सेंट्रल बैंक एसेट्स की जो फॉरेन करेंसी है वो तब वो भी फ्रीज हैं, स्विफ्ट से निकाला गया है उनको। इंतहाई सख्त किस्म के ऑफिशियल सैंक्शंस हैं। और अब हम ये देख रहे हैं कि जो आम लोग हैं और जो आम हमारे एसोसिएशंस हैं, जिनमें शामिल एप्पल है, उन्होंने भी ऐलान किया है आज के वो ट्रेडिंग ख़त्म करनी है उन्होंने रूस के साथ। फीफा, यूएफा, वो भी रूस के टीम को निकाल रहे हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, वो भी रूस को आइसोलेट कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि पूरी दुनिया एक आवाज़ से ये कहा है कि रूस का जो युद्ध है यूक्रेन में वो नाजायज़ है, नहीं होना चाहिए और उनको फौरी तौर पर यूक्रेन से निकलना चाहिए। नहीं, दुनिया के तमाम देश उसकी आलोचना ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन उससे बात बन नहीं रही है। एप्पल ने, नोकिया ने, नाइकी ने, ठीक है प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे वहाँ पे, बहुत स्ट्रिक्ट सैंक्शंस आप लगा देंगे, उससे फ़र्क तो कुछ पड़ नहीं रहा है। वॉर और ज़्यादा इंटेंस हो रहा है।
तो मेरा सवाल ये है कि कर क्या रहे, मतलब कैसे इसको नेटो कंट्रीज रोकने की कोशिश करें। इसके साथ एम्बेडेड क्वेश्चन ये है कि आप लोगों के भरोसे पर उसको इतना हिम्मत मिली यूक्रेन को कि वो लड़ाई के मैदान पे आ गया, अब आप लोग पीछे खड़े हुए, राइफल और हेलमेट दे रहे हैं उसको। वहाँ के यूक्रेन के प्रेसिडेंट नागरिकों को कह रहे हैं कि आप भी लड़िए। मैं बिल्कुल ये जो फ्रस्ट्रेशन है आपकी, और मेरे ख्याल में सिर्फ आपकी नहीं है बल्कि पूरी विश्व जो है, जो इमेजेस हम देख रहे हैं लगातार, ख़ासतौर पर यूक्रेन से जो आम नागरिक जो हैं वो बहुत बुरे हालात हैं वहाँ पे इस वक्त, चिंता वाली बात है। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ उसको। अब सवाल ये है कि यहाँ से हमने कहाँ जाना है, क्या करना है। ये सच है कि हम लगातार सप्लाईज दे रहे हैं, बिल्कुल हेलमेट भी शामिल है इसमें, बंदूक भी हैं और भी बहुत एडवांस हाईटेक वेपनरी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वक्त युद्ध में, तो वो भी हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि इसको सूरत हाल को देखते हुए एक सवाल ये उठता है कि और क्यों नहीं हो रहा इस वक्त। पहली बात तो ये है कि ये बहुत सख्त प्रतिबंध हैं और हाँ, उनको टाइम शायद लग सकता है, लेकिन असल में जो सच है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ व्लादिमीर पुतिन और रूस इस वक्त इस नाजायज युद्ध को रोक सकता है। राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि कोई नेटो सैनिक फोर्सेस यूक्रेन में नहीं जाएंगे, अमरीकी सैनिक फोर्सेस यूक्रेन में नहीं जा सकते, ना नेटो या अमेरिका ने खुद रूस पर हमला करना है। और ये मेरे ख्याल में ज़ाहिरी बात है, ये कॉमन सेंस की बात है कि जब रूस और यूक्रेन में ऑलरेडी युद्ध एक हो रहा है वहाँ पे, तो नेटो और अमेरिका उसमें शामिल होने से शायद सिचुएशन, हालात को जो है वो और भी बिगड़ सकते हैं उस सिचुएशन में। तो अब हम कर ये रहे हैं कि जितना हम प्रेशर डाल सकते हैं रूस पर वो हम डाल रहे हैं पूरी विश्व के साथ, नेटो, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीका के साथ, बल्कि जो देश हैं वहाँ पे यूएन जनरल असेंबली के साथ। और हम समझते हैं कि एक ही रास्ता है और वो ये है कि हमने रूस को एक ही आवाज़ में कहना है कि ये गलत है और उन्होंने इस युद्ध को ख़त्म करना। जेड, आप कह रहे हैं कि रूस की जो मांग है वो नाजायज़ है कि नेटो की मेंबरशिप वो ना लें और जो बाकी जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वो अपनी सेनाएं पीछे ले जाएं, ये मांग आपको रूस की नाजायज़ लगती है। बाइडेन साहब के ट्वीट्स हैं इस हमले से पहले के कि हमला होने वाला है, ब्लिंकन साहब कह रहे हैं आज रात में हमला हो जाएगा, ये सारा इंटेल आपके पास था, तो आपको पहले करना चाहिए था ना ये सब चीज़ें। आपने तब किया जब सब कुछ हो गया। अगर यूएस के पास इतनी इंटेल है, उनकी एजेंसीज इतनी एफिशिएंट थी, तो रोकने के लिए आपने क्या किया? वो सवाल मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि जब ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि मैं अकेला छूट गया हूँ, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, सब लोग बाहर से खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं किया आप लोगों ने? देखिए, मैं भी समझ सकता हूँ इस शिकायत को, और असल में जवाब यही है कि अगर हमने और कुछ किया तो ये बिल्कुल रूस और व्लादिमीर पुतिन के हाथ में ही जाता। यानी कि अगर रूस कह रहा है कि जो आक्रामक पार्टी है, जो जिसकी आक्रामक राजनीति है, वो नेटो का है और अमेरिका है, तो यही फिर एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है और हम इसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक जब आप 1 लाख से ज़्यादा सैनिक फोर्सेस किसी के सरहद पर बिठाए रहे हैं, आप फील्ड अस्पताल बना रहे हैं, आप खून का बंदोबस्त भी कर रहे हैं, तो मुश्किल ही था कि कोई भी ऐसा हमारी तरफ से कोई भी एक्शन पुतिन और ये जो रास्ता पुतिन ने चुना है उसको वहाँ से हटाने के लिए जो एक्शन था हमारी तरफ से, नेटो की तरफ से, वो बहुत ही कम थे। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो देखिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इस वक्त और थे उस वक्त कम ही हैं, और हमने सोच समझकर इन ऑप्शंस को चुनना था और चुन रहे हैं। और देखिए, अब ये ज़ाहिरी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि आप किसी को सज़ा तब देते जब उन्होंने गलती की है या उन्होंने कानून तोड़ा है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास इंटेलिजेंस है और आप कानून तोड़ने वाले हैं, फिर
इस शिकायत में हमने आप पर सजा लगा लिया। नहीं, तो फिर जेड इराक ने कौन सा कानून तोड़ा था, क्या प्रूव हुआ था उसका? याद है आपको इराक की पूरी कहानी? जी बिल्कुल। मैं भी ये देखिए, असल में ये भी रूस का एक बहुत आई थिंक फेवरेट पसंदीदा एक शिकायत है। लेकिन चलिए, रूस जो इराक का जो मामला था वो बिल्कुल अलग था, लेकिन चलिए उस पर 2-3 जुमले मैं बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि हम अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल के सामने गए हैं, सिक्योरिटी काउंसिल ने वोट दी है। रूस उस वक्त भी सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर था, ठीक है। वहां पे कोई वीटो नहीं आया, चीन से नहीं आया, रूस से नहीं आया। नहीं सर, रुकिए, इस बात को घुमाइए मत। उस समय सिक्योरिटी काउंसिल में किसने वीटो किया, किसने वीटो, वो क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये आपने कहा कि किसी को सोचने के लिए सजा नहीं मिल सकती। बिल्कुल सही बात है, कोई दुनिया का कोई कानून सोचने की सजा थोड़ी देगा। जब आप अपराध करेंगे तब सजा मिलेगी। तो जिसको आपने सजा दी उसमें कुछ अपराध निकला क्या? आज तक नहीं पता चला ना। मेरा सवाल ये है कि नहीं सुनिए ना सर, अगर इस मामले में आपको ये दिख रहा था कि यहाँ इतना बड़ा कांड हो सकता है, तो आपको प्रिएम्प्टिव एक्शन लेने में यहाँ आपको दुनिया के कानून याद आ रहे थे, वहां प्रिएम्प्टिव एक्शन लेने में कानून याद नहीं आए थे। देखिए, ये अब आई थिंक हम बिल्कुल इस बहस में हम जा सकते हैं। जी। किसी नतीजे में अगर पहुंचे या नहीं जा, वो अलग बात है। लेकिन मैं आपकी शिकायत समझ सकता हूं कि ये प्रीएम्प्टिव हमने एक्शन क्यों नहीं लिया। आखिरकार जो सवाल है और जो जवाब है इसका, वो यही है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने इस सिचुएशन को देखकर उन्होंने फैसला लिया कि इस सिचुएशन में जो सही रास्ता है वो यही है कि हमने पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट तरीके से अपनी इंटेलिजेंस को हमने दिखाना है, और हमने ये बंदोबस्त करना है कि अगर रूस ने वाकई यूक्रेन पर हमला किया तो हम तैयार रहेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि फटाफट 24 घंटे के अंदर बिल्कुल हम तैयार थे। तो अभी एक क्लैरिफिकेशन दीजिए, क्या इस पूरे सैंक्शंस में एनर्जी डील्स भी शामिल हैं? इस वक्त हमने एनर्जी को इसमें नहीं लगाया, प्रतिबंध में नहीं लगाया। आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति बाइडेन का ये कहना है कि जो मकसद है इन प्रतिबंधों का वो ये है कि हमने एक कॉस्ट रखना है रूस पर और रूस की इकोनॉमी पर, और व्लादिमीर पुतिन और उनके जो इनर सर्कल है उन पर हमने एक कॉस्ट रखनी है। अगर हमने शुरू से ही एनर्जी सेक्टर पर लगाया तो वो कॉस्ट असल में रूस पर नहीं होता, वो बल्कि पूरी विश्व में है, क्योंकि जाहिर बात के जो नाज़रीन हैं यूरोप में ज़्यादा, यूरोप में नहीं, सिर्फ यूरोप में, क्योंकि जाहिर बात है ये एक ग्लोबल एनर्जी मार्केट है। तो जो जब आप एक रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं वो आप ब्रेंट क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस आप खुद ही देख रहे हैं कहाँ हैं। तभी तो कल राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि हमारे अपने यूएस ऑयल रिजर्व से 60 मिलियन बैरल्स हम निकाल रहे हैं, उसको बांट रहे हैं ताकि अब हमारे प्राइसेस में कोई स्टेबिलिटी हो। ठीक है, वो स्ट्रेटजी तो खैर कितना काम करेगी, इससे पहले भी रिजर्व से आप लोगों ने यूज़ किया, वो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाद में आपको रिजर्व फिर से फिलअप करना है। इस वक्त व्लादिमीर जेलेंस्की साहब को यूएस की क्या सलाह है? कल बल्कि राष्ट्रपति बाइडेन ने जेलेंस्की के साथ बात की है फ़ोन पर। वो असल में मुसलसल हम राब्ते में हैं उनके टीम के साथ, और हमारे जो डिप्लोमेटिक टीम है यूक्रेन में जो मौजूद हैं वो भी मुसलसल राब्ते में हैं हमारे यूक्रेनियन काउंटर पार्ट्स में। तो हम ने बहुत ऊंची आवाज़ में ये कहा है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं, यूक्रेन के आम नागरिकों के साथ हम खड़े हुए हैं, और बिल्कुल हम तैयार हैं कि जितना हम उनको सपोर्ट दे सकते हैं, जितना मुमकिन है वो हम देंगे। और क्या यूएस इस बात के लिए सलाह दे सकता है व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं कि आप अपनी नेटो की जिद छोड़ दीजिए, रशिया के साथ जो आपकी बातचीत होने वाली है, जो बार बार फंस जाती है, उसमें आप कह दीजिए ठीक है हम नेटो की मेंबरशिप नहीं लेते, मान लीजिए हमारी बात और झगड़ा खत्म हो। क्या यूएस इस बात के लिए तैयार है? ये असल में सुनने में तो बहुत सिंपल और साफ ये एक सोल्यूशन लगता है, लेकिन अगर हम उसको ज़रा से और सोचें इस बात पर तो फिर मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ही एक नाजायज़ शिकायत है, और
और बिल्कुल जो जो रूस मांग रहे हैं, मेरे नहीं ख्याल कि एक लोकतांत्रिक देश ये मान सकता है। देखिए, यूक्रेन एक लोकतांत्रिक देश है, वो खुद अपनी राजनीति को चुन सकते हैं आज़ादी से। कोई बाहर का देश नहीं कह सकता कि उन्होंने कहाँ जाना है, किन के साथ चलना है, किन के साथ दोस्ती करना है। ये जाहिरी बात है, ठीक है। और ये भी हम देखें कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं, वो क्यों इस रास्ते पे जा रहे थे। वो यही जा रहे, वो इस तरीके से हमारी तरफ जा रहे थे क्योंकि उनका यही खौफ था कि कई भी दिन या हफ्ता रूस से एक हमला आ सकता था। ये उनके जहन में था, उनके मन में था जी। तो ये देखें, ये बिल्कुल सर्कुलर लॉजिक बन जाती है कि आपने नेटो की तरफ नहीं जाना, क्यों? क्योंकि हम आप पर हमला कर सकते हैं जब आप नेटो नहीं है। तो ये अजीब बात बन जाती है। और असल में राजनीति की तरफ से ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। किसी बाहर का देश एक लोकतांत्रिक देश का राजनीति का डिक्टेट नहीं कर सकता है। अगर हमने इस दरवाजा को खोला तो ये कब खत्म होगा? कल चीन इंडिया को भी कह सकते हैं कि आपके जो राजनीति है, फला जो चीजें हैं वो हमें पसंद नहीं है। तो क्या वो भी जायज रहेगा? नहीं, ये तो जाहिर बात है, ये नहीं हो सकता। नहीं, इस पर यूएस का स्टैंड साफ नहीं होता। मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा, वरना फिर बहुत डिटेलिंग हो जाएगी। पुतिन साहब ये कहते हैं कि अगर कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे मैं अपनी मिसाइल खड़ी कर दूं तो क्या दिक्कत है आपको? देखिए, ये भी बड़ा अजीब किस्म का जो बहाना है पुतिन से आ रहा है और रूस से आ रहा है। पहली बात तो ये है कि कोई मिसाइल सिस्टम यूक्रेन में नहीं है, ना कोई खास। नहीं, वो कह रहे हैं जब नेटो की बाउंड्री वहां तक पहुंचेगी तो फिर तो वहां पे खड़ी हो सकती है ना मिसाइल। इसलिए वो कहते हैं कि चलिए हम वहां पे खड़ी कर दें। क्या मैक्सिको के साथ आपके विवाद नहीं होते हैं क्या? तो हमारे और यूक्रेन के बीच में जो विवाद हो रहा है उसको आप इससे क्यों जोड़ के देख रहे हैं? जी, पहली बात तो ये है कि जो हमारे नेटो मिसाइल के जो पॉलिसी है उसमें कोई तब्दील नहीं आई। और अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक बहाना है। क्योंकि देखिए, हमारे नेटो मिसाइल की पॉलिसीज वो बिल्कुल अलग हैं और वो इस पर कोई तब्दील नहीं आए। और बल्कि यही बातों पर पिछले 30 साल से नेटो और रूस के दरमियान कई ऐसे अग्रीमेंट्स थे। और बल्कि मेरे ख्याल में 2 साल भी नहीं हुए, एक INF ट्रीटी भी था बीच हमारे। तो ये जो जितने भी मसले हैं मिसाइल के, वो हम मेज पर बैठकर जैसे हम करते रहे पिछले 20 साल में, वो हम इसको इजीली रिजॉल्व कर सकते थे। तो ये बिल्कुल एक बहाना है रूस की तरफ से कि जो हम सुन रहे हैं नेटो और नेटो पॉलिसी। देखिए, रूस इतनी बड़ी देश है, उसमें से सिर्फ 10% नेटो के साथ बाउंड्री है उनका। तो मेरे नहीं ख्याल कि ये ठीक है। जी जी जी। जेड, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि हमारी आपकी 1-on-1 की ही डील थी कि आप सिर्फ हमसे बात करेंगे, लेकिन अगर आपकी इच्छा है या आप इजाज़त दें तो हमारे पैनल के लोग भी बातचीत करना चाहेंगे। इट्स अप टू यू सर। जी, sorry, I've got to run. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. चलिए, अब अपने दूसरे मेहमानों की तरफ चलता हूं मैं। जैन दास गुप्ता जी हमारे साथ हैं। गुप्ता जी, आपने पूरी बातचीत सुनी। अभी भी यूएस का यही मानना है कि वो सिर्फ बाहर से सैंक्शंस लगा के इसको रोक सकते हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नेटो की मेंबरशिप में जो मैंने एक सवाल रखा कि समझौते के लिए क्या उस तरफ जा सकता, तो वहां पे एकदम स्टैंड स्टिल है, यानी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, स्टेटस को है, वो झगड़ा चल रहा है। क्या होगा सर? जैन सर, अपने को अनम्यूट कर लीजिए सर। इस मामले में मैं यह कहना चाहूंगा कि जब तक कोई देश नेटो का सदस्य देश नहीं बन जाता है, तब तक नेटो के अन्य देश उसकी मदद के लिए उसकी जमीन पर नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये तो अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी का अंश है कि हथियार या अर्थ राशि से उसकी मदद कर सकते हैं। तो इसलिए नेटो फोर्सेस, जिसमें कि यूएस के फोर्सेस भी शामिल हैं, वो यूक्रेन की धरती पर नहीं आ सकते हैं और अपनी सेना को उतार नहीं सकते हैं। तो इसके बाहर जो 2 विकल्प और हैं,
हथियार देना, उन हथियार से मदद करना, पैसे से मदद करना, वो ऑलरेडी हो रहा है। और जो तीसरा या चौथा विकल्प जो है वो है कि सैंक्शंस। तो सैंक्शंस यूएस ने लगाया है, यूके ने लगाया है, ईयू ने भी लगाया है। स्विफ्ट जैसे है जिस पर यूएस और ईयू का ही खासकर उस पर वर्चस्व है, तो उन्होंने स्विफ्ट से 7 रशियन बैंक को अलग कर दिया है। तो इसके चलते रशियन बैंक की जो उनकी जो सुविधाएं हैं विदेश के बैंकों के साथ में वो ट्रांजैक्शन करने का, और जो उनके सप्लायर्स हैं उनको पेमेंट करने का, या उनके जो बायर्स हैं ऑयल और गैस के, उनसे पेमेंट रिसीव करने का, ये बंद हो गया है। और जो भी देश इसका विरोध करेगा अगर यूएस सैंक्शंस के विरुद्ध में, तो एक कैट्सा एक्ट है, काउंटरिंग आवर एडवर्सरीज बाय सैंक्शंस एक्ट। तो कैट्सा के तहत यूएस उस पर भी, उन देशों पर भी या उनके जो एंटिटीज हैं उन पर कार्रवाई कर सकता है। तो इसलिए इसमें जो असर पड़ेगा और एक मीडियम टर्म में अगर आप देखें तो रशिया के लिए विदेश अन्य देशों के साथ में व्यापार करना, आयात निर्यात दोनों बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी जैन सर, ये तो मतलब देखिए इकोनॉमिक सैंक्शंस के बड़े लॉन्ग ड्रॉन इम्पैक्ट होते हैं, हम लोग रोज इस पर चर्चा कर ही रहे हैं, और इसका परिणाम पूरी दुनिया भुगत रही है। लेकिन फौरी तौर पे कैसे युद्ध रुके, कैसे शांति बहाल हो, क्योंकि हमने बात करके देख लिया कोई अपने पक्ष से हिलने को तैयार नहीं। शिवकांत शर्मा जी, आप तो लंदन में रहते हैं सर, कैसे रुकेगा युद्ध? ये क्या इसका तरीका हो सकता है? झगड़ा ही एक है क्या कि फुल वॉर हो जाए आमने सामने, फिर देखा जाएगा? सामने का झगड़ा तो होना नहीं चाहिए और होता भी नहीं। रोकने का एक ही तरीका है कि या तो ये एक जो बात जिसपे जेड साहब ने आगे बढ़ने से संकोच किया, या तो नेटो अब ये मान ले, तकनीकी हालत पे तो वो मानने की जरूरत नहीं है। देखिए नेटो का ये नियम है कि कोई भी देश जो सीमा विवाद में उलझा है उसको नेटो सदस्यता नहीं देता। ऐसे किसी देश को नेटो ने सदस्यता नहीं दी जिसके साथ किसी दूसरे देश का सीमा विवाद चल रहा हो। और ये तय कर लिया था पुतिन ने 2014 में, इसीलिए क्राइमिया पे कब्जा किया और इसीलिए डेनियस्क और लुहांस्क 2 गणराज्य बनाए पूर्व में, कि एक बार ये मैं कर लूं तो उसके बाद तकनीकी तौर पे नेटो ये नहीं कह सकता कि हम अब इसको सदस्यता दे सकते हैं। तो सदस्यता देने का सवाल तो 2014 से ही खत्म हो गया। इससे पहले 2007 में जब मांग रखी थी पुतिन साहब ने, 2007 में उन्होंने उनका जो भाषण था उसमें ये कहा था कि ये अब तक का जितना भी विस्तार हुआ है नेटो का, ये हमारे साथ छलावा किया गया है, हमें ये वादा किया गया था। हालांकि ये इतिहास की बात है, ये बिल्कुल झूठा है उनका आरोप, और मैं इसको साबित कर सकता हूं अगर आप 1 मिनट दें। लेकिन खैर वो फिर कभी। तो 2007 के मतलब 1997 से, तो 1997 से पीछे नेटो चला जाए, और 1997 से पीछे जाने का मतलब ये है कि नेटो में जर्मनी के बाद जितने भी देश शामिल हुए उन सारे देशों की सदस्यता आप रद्द करते, वो तो हो नहीं सकता। और ये सदस्यता ली किस लिए? ये बार बार ये कहते हैं कि साहब रूस को खतरा है, नेटो आ गया, रूस को खतरा है। तो देखिए आप तो मतलब कॉमर्स का चैनल चलाते हैं, फाइनेंस का, कि ये जो व्यापारिक गुट हैं किस लिए बनते हैं? यूरोपीय संघ किस लिए बना? कि छोटे देश बड़े जो है वो अर्थव्यवस्था है उनके साथ सौदेबाजी नहीं कर सकते, उन सबका मिलकर के एक बड़ा संगठन बनता है ताकि आप सौदेबाजी में बराबर की ताकत आजमा सकें। यही बात रक्षा पे लागू होती है। अब आप ये मतलब अपेक्षा करते हैं क्या कि मोल्दोवा और चेकोस्लोवाकिया, और जिनके पास अपनी न सेना है न उनके पास कोई हथियार है, इस तरह के छोटे छोटे देश अपनी रक्षा कर पाएंगे? रूस जैसे गोलाया के सामने, डेविड और गोलाया वाली लड़ाई है ये बिल्कुल। तो रूस तो एकदम दैत्याकार है, उसकी सेना का साइज देखें, उसके पास कितने मिसाइल है। तो इन छोटे देशों के पास एक बड़ा सुरक्षा संगठन बनाने या उसमें शामिल होने के अलावा कोई विकल्प था ही नहीं। तो अगर आपको खतरा एक पक्ष से है जैसे कि रूस से है, तो फिर आप किस संगठन में जाएंगे? आप नेटो में जाएंगे।
तो ये स्वाभाविक है कि वो नेटो में जाते, और नेटो की तो स्थापना ही इसीलिए हुई थी 1949 में, क्योंकि 1945 से 49 के बीच में सोवियत संघ जो है पैर फैलाता फैलाता जो है वो बिल्कुल इनके दरवाजे पर जा पहुंचा था। उसके बाद कोई चारा ही नहीं बचा था अमेरिका के सामने कि सब देशों को इकट्ठा करता और उनको अपनी छत्र छाया में एक बड़ा संगठन बना लेता, जो उसने बनाया। जहां तक मिसाइल्स की बात है, देखिए अमेरिका और कनाडा दोनों की पूर्वी सीमाएं तो मिलती हैं रूस के साथ, तो दोनों की मिसाइलें उस तरफ से तो एक दूसरे पे तनी हुई हैं। ये खाली झगड़ा होता है इधर पश्चिम में आकर के कि यहाँ यूरोप में रूस का एतराज ये रहा है कि आप यूरोप में क्यों मिसाइल लगाते हैं, अगर यूरोप में मिसाइल नहीं लगाएंगे तो यूरोप कैसे। सुकांत जी, दिलचस्प बात ये है कि मतलब दोनों साइड से ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं ना कि पुतिन ने तो यहाँ तक कह दिया कि कैलिफोर्निया और टेक्सास भी, तो आप इसकी हिस्ट्री पढ़िए जाके। अब आप बताइए कहाँ तक जा रही है डिस्कशन और किस तरीके से चल रही है। तनेजा जी, क्या होगा? $113 पे क्रूड पहुंचा दिया, कोयला 250% बढ़ के अब वो $300 पर टन पे पहुंच गया, तो ये कैसे सुलझेगा? क्या होने वाला है सर? नीरज जी, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ। हमारे अमेरिकी जो पार्टिसिपेंट थे उनको भी मैंने सुना ध्यान से। अफगानिस्तान में तो नेटो फोर्सेस थी, अफगानिस्तान तो नेटो का मेंबर नहीं है, और किस तरह से नेटो फोर्सेस वहां निकली, हवाई जहाज चल रहा है, पीछे हजारों अफगानी भाग रहे थे, पूरी दुनिया ने देखा। क्या नेटो का मेंबर है? और वहां क्या लोग नहीं रहते हैं? सब ह्यूमन है क्या अफगानी? 4 करोड़ लोगों को छोड़ के चले गए दरिंदों के हाथ में, पूरी दुनिया ने देखा। गए या नहीं गए? हमारे लिए तो मुश्किलें तब से बड़ी हुई हैं और बढ़ेंगी आने वाले समय के अंदर। अच्छा, जहां तक ये बात है, यूक्रेन तो स्पष्ट कह रहा है, वो कह रहा है ये तो मुद्दा ही नहीं है नेटो मेंबरशिप। पश्चिम के तमाम देश कह रहे हैं मुद्दा ही नहीं है। ये नैरेटिव तो क्रेमलिन ने बनाया है कि वो नेटो की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे लिए तो ये मुद्दा नहीं है, हमने कब कहा कि उसके लिए कोई जल्दबाजी है। और जहां तक बॉर्डर की बात है, नॉर्वे का बॉर्डर है रूस के साथ, नॉर्वे नेटो मेंबर है, बॉर्डर है। और मैं उस बॉर्डर पर कम से कम मैं स्वयं 10 दफे गया हूं, हाथ मिलाया रूसियों से वहां पे, दोनों शाम को मिलकर वोदका पीते हैं। बॉर्डर है नेटो कंट्री और रशिया का। फिनलैंड ने अब ये कहा है कि फिनलैंड की मैं अब एक तरीके से मांग उठ रही है जिसका रूस के साथ बॉर्डर है कि भाई हम नेटो में होना शामिल होना चाहते हैं। उसको तो धमका दिया रूस ने, फिनलैंड और स्वीडन को धमका दिया है। नहीं, अरे आप वो स्कैंडिनेविया के ये छोटे देश जरूर हैं, हाँ। ये किसी की धमकी में आने वाले नहीं है, हाँ। अगर ये तय कर लेते हैं, ये धमकी में आने वाले देश छोटे जरूर हैं, हाँ। लेकिन बड़े इंडिपेंडेंट इनकी जो जिनको बोलना चाहिए ट्रेट है, तो वो धमका, ये रूस की धमकी में आने वाले नहीं है। वो अभी तक ये ऐसा रहा, लेकिन जिस तरह का माहौल अब बन गया है, अब जो माहौल बन गया है वो बिल्कुल फर्क है। देखिए, रूस चलाता है इसलिए कि यूरोप को न्यूट्रलाइज कर दें, क्योंकि एक तरह से यूरोप की निर्भरता रूस के ऊपर बहुत ज्यादा है ऊर्जा को लेकर के। वो तो उसको न्यूट्रलाइज करने चला था, वो क्या गया, उल्टा हो गया। 6.5 दिन के अंदर आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप खड़ा कर दिया, जिसके लिए वो 70 साल से लगे हुए थे। वो आपने वो काम 7 दिन के अंदर करके दिखा दिया। पूरा यूरोप इकट्ठा हो गया, लोग सड़कों पे, लोग मांग कर रहे हैं। और लोकतंत्र में जब जनता सड़क पे आ जाती है, जो वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्र नेता होते हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। अगर जनता कहती है कि आप एक हो जाइए, नहीं तनेजा, आप चाहते हैं कि नेटो काउंटर अटैक करे, सैन्य अटैक करे, आप ये चाहते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि काउंटर अटैक करे, क्योंकि काउंटर अटैक का समय निकल चुका। जिस समय क्राइमिया के अंदर वो आई थी, अगर आपने कदम उठाने थे तो रूस जब क्राइमिया में आ गया था, उस समय कदम उठाने होते तो उठाए जा सकते। आपके पास एक बात थी कि भाई आप तो अंदर आ गए, ये कैसे आप अंदर आ गए? उसी समय चर्चा नहीं हुई। और अब तो बिल्कुल जो है आप देख रहे हैं, प्रश्न वो नहीं है। प्रश्न ये है कि भारत ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में एब्सटेन कर दिया। पूरा दुनिया, पूरा पश्चिम भारत के पीछे पड़ा हुआ है कि आप एब्सटेन कैसे करें। आप अखबार उठा लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स, इकोनॉमिस्ट, जर्मनी के अखबार भरे पटे पड़े हैं, भारत एब्सटेन क्यों कर गया? हम तो सिर्फ एब्सटेन कर गए, आप तो यूक्रेन से पूरी तरह एब्सटेन है, आप तो दिख ही नहीं रहे थे। नहीं, उसका तो जेड भी जवाब नहीं दे रहे थे। नहीं, मेरा यही प्रश्न है। आपने जब उनसे पूछा कि यूक्रेन के पास तो अभी हमला नहीं हुआ था तो क्या कर, अरे हमला वो तो हो चुका था ना, क्राइमिया में घुस चुके थे वो, इससे ज्यादा और क्या चाहिए था? प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है, हमको समझना पड़ेगा, खासतौर से भारत में और हमारे मीडिया को, जहां तक सुरक्षा का प्रश्न आता है, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, चाहे आप भारत जैसे विशाल देश हो या कोई छोटा सा देश हो। सिक्योरिटी के मसले में आपको अपने पे ही काउंट करना चाहिए। ये नेटो हो या वॉर्सो पैक्ट हो जाए या कोई हो जाए, भारत के लिए बहुत बड़ा सबक है
हमको सीखना पड़ेगा कि सुरक्षा के मसले में हमको वो करना है जो हमारे राष्ट्र हित में, भावनाओं में बहने की आवश्यकता नहीं है। नहीं वो तो ठीक है तनेजा जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। दूसरा, अच्छा मैं असली मुद्दे पे सर वो क्विकली नीरज जी, आज के सुबह भी रूस से तेल खरीदा गया है यूरोप के द्वारा। आज तो सैंक्शन नहीं है ना सर, यूरो में पेमेंट हुआ है, यूरो में पेमेंट मिलियंस ऑफ डॉलर का पेमेंट रूसी बैंकों में गया। बिल्कुल सही सर, वो सैंक्शन लगाया नहीं ना उन्होंने, छूट दे रखी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए ये सब कुछ हो रहा है और बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो जो विजुअल्स आ रहे हैं बड़े खराब है। एक लोकतांत्रिक देश क्योंकि हम उस पर हमला हो जाए तो इसलिए उसमें भावना में ज्यादा कूटनीति में भावना का कोई स्थान नहीं होता। हमको ये देखना है कि भाई तेल ऑयल पे और गैस पे सैंक्शंस नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर वो लगती हैं तो रूस और अमेरिका का यह खेल है, लेकिन पूरी दुनिया उसकी सजा क्यों देगी? एक उपभोक्ता जो जबलपुर में बैठा है या जो बाली में बैठा है या ब्राजील के किसी गांव में बैठा है, वो इसको क्यों सब्सिडाइज करे, इसका पैसा क्यों दे? तो इसलिए ये हमको पहले इंश्योर करना चाहिए कि डीजल, तेल पे और गैस पे प्रतिबंध नहीं। सर इसका जवाब तो तनेजा जी आपने पहले ही दिया कि किसी भी मामले में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज तो कोलेटरल डैमेज तो आपको झेलना ही पड़ेगा, जो हम झेल रहे हैं। रोज हमारा बिल कट जाता है शाम को जीएसटी के साथ। एक लाइन में आपको आखिरी बोल दूं, मेरा सिर्फ नीरज जी ये कहने का है, मेरा कहने का ये है कि इस समय जो हालात चल रही है इसमें कुल मिलाकर के जो एजेंडा लेकर के क्रेमलिन निकला है, पुतिन साहब निकले हैं, वो आसानी से अभी पीछे हटने वाले नहीं है। तो यही तो सवाल है सर। नहीं देखिए सर, तनेजा जी निकले ये जरूरी है, सैंक्शन नहीं लगे हैं एनर्जी वाले में, तब भी $113 पे क्रूड पहुंच गया है ना। हमारी चिंता तो ये है सैंक्शन लगे न लगे, रोके कैसे रोके। मैं तो इसी बात पे पहले सवाल से पूछ रहा हूँ कि कैसे रोका। स्वस्ति जी हमारे साथ है, तनेजा एक सेकंड रुकिए। स्वस्ति एक बार सर तनेजा आता हूँ आपके पास दोबारा। स्वस्ति जी हमारे साथ, स्वस्ति प्रिया जी बताइए, मुझे ये समझाइए कि ये जो परिस्थिति बन गई है, आप लोग तो बाकायदा इसकी स्ट्रेटेजिक स्टडीज करते रहते हैं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, कोई अपने एजेंडे से हटने को तैयार नहीं है, सैंक्शन लगे न लगे इम्पैक्ट साफ दिख रहा है। आपका एनालिसिस क्या कहता है, इसका कैसे ठीक होगा? काफी पेशेंटली मैं आप लोगों की सबकी बातें सुन रही थी और बहुत ही ब्रिलियंट कुछ पैनलिस्ट ने आपके बहुत अच्छी तरह से समझाया है और बहुत सारा इस बात को लेके कंफ्यूजन है कि क्या हो रहा है, नेटो को क्या करना चाहिए। तो जो बातें ऑलरेडी कही जा चुकी है उनको मैं दोहराऊंगी नहीं, 2-3 बातों पर मैं आप लोगों का प्रकाश डालूंगी। पहले हमें ये समझना चाहिए जो आप कह रहे हैं कि इसका अंत क्या है। देखिए ऐसा है, पुतिन ने अपने तमाम अलग अलग स्पीचेस में इस बात को जाहिर कर दिया है कि वो बेसिकली यूक्रेन को लेकर उनकी 3 मंशाएं हैं। वो यूक्रेन को डिवाइड करना चाहते हैं ईस्टर्न डॉनबास वाले रीजन में, जहां पे डोनेट्स्क और लुहांस्क के जो सेपरेटिस्ट रीजन्स हैं, है ना, जहां पे खार्किव और सब के आसपास का रीजन है। दूसरा वो ये चाहते हैं कि यूक्रेन को डीनाज़िफाई किया जाए। इसका मतलब ये कि वो यूक्रेन की जो मौजूदा सरकार है उसको हटा के अब प्रो रशियन गवर्नमेंट लाना चाहते हैं। और अगर कुछ सोर्सेज के हिसाब से हमें जो पता चला है वो ये कि वो यानुकोविच को लाना चाहते हैं। यानुकोविच कौन है? यानुकोविच वो प्रेसिडेंट है जो 2013 में यूरो मैदान, मेरे ख्याल है आप लोगों को शायद याद होगा, 2013 में क्राइमिया का जब एनेक्सेशन के आसपास का जब समय बन रहा था तो उस वक्त यूरो मैदान में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए थे यूक्रेनियंस के द्वारा, जिन्होंने कहा था कि नहीं क्राइमिया हमारा है। और वहां पे उस वक्त जो यूक्रेन की पार्लियामेंट ने इम्पीच कर दिया था ये यानुकोविच को। यानुकोविच प्रो रशियन प्रेसिडेंट माने जाते थे और उसके बाद वो भाग गए थे, वो वहां से चले गए थे। तो बेसिकली अब उसके बाद अब आज की डेट में है जेलेंस्की का जो आप देख रहे हैं कि जेलेंस्की किस तरह से करेजियस और पूरे एक वॉर हीरो मतलब की तरह से बनकर आए हैं कि वो वहां से डिगने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल, और वो बिल्कुल वहां पे खड़े हुए हैं और पुतिन को फेस कर रहे हैं और सारे को। तो बेसिकली जो मैंने कहा कि उनका दूसरा जो एम है वो ये कि वो डीनाज़िफाई, यानी कि वो ये चाहते हैं कि वहां से पुतिन को हटाकर, जेलेंस्की को हटाकर एक प्रो रशियन प्रेसिडेंट बनाया जाए, प्रो रशियन सरकार बने यूक्रेन में, और इसके लिए वो यानुकोविच को दोबारा लाना चाहते हैं। तीसरी चीज क्या चाहते हैं? वो डीमिलिटराइज करना चाहते हैं। अब मिलिटराइज जो है वो एक इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत सारे पैनलिस्ट ने भी ये बात समझाई है, मैं भी थोड़ा सा कम शब्दों में बातों को समझा देती हूँ। देखिए ऐसा है, यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बन सकता। उसका सिंपल सा कारण यह है कि यूक्रेन के पास 2 डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं और शिवपाल शर्मा जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया है कि उसके पीछे का रीजन क्या है। तो वो मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन क्राइमिया के बाद से लगातार वेस्ट जो है वो यूक्रेन में बहुत सारे वेपन्स जो है वो पंप कर रहा है बहुत ज्यादा। तो यही मिलिटराइजेशन है जिसको पुतिन कहते हैं कि हम डीमिलिटराइज करेंगे। और उनकी मांग क्या है? मांग उनकी यह है कि उनको गारंटी चाहिए कि यूक्रेन कभी नेटो का मेंबर नहीं बनेगा।
ओके, अब क्या यहाँ पर आती है, अब यहाँ पर एक बात है जिसको हमें समझना चाहिए। देखिए, यूक्रेन नेटो का मेंबर बन सकता है, नहीं बन सकता है, कौन सा देश बन सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वहां की पब्लिक क्या चाहती है। रूस का जो बिहेवियर है, रूस के बिहेवियर ने, देखिए, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का इंटरप्ले है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑब्वियस है, ये सबको दिख रहा है कि इधर अमेरिका अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्यों बढ़ाने से पीछे हटे और रूस क्यों इस बात से पीछे हटे कि पहले ये हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हुआ करता था, एटसेट्रा। ये ऑब्वियस है, इस बात को कई बार बोलने से इस बात की हम डिटेलिंग में नहीं जा पाते। पॉइंट क्या है कि जो रूस का बिहेवियर है उससे जो अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन के स्टेट्स हैं, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, मोल्डोवा है, इन सारे कंट्रीज में रूस बराबर डिस्टेबिलिटी बना के रखता है, अभी से नहीं, कई डेकेड से हाइब्रिड वॉरफेयर करके रखता है। यहाँ पे जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं रशियन पॉपुलेशन के, वहां पे सेपरेटिज्म करता है और वहां पे जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं उनको हर तरह का रिसोर्स पहुंचाता है। तो ये सारे के सारे कंट्रीज वहां पे परेशान है अपनी सिक्योरिटी को लेके और लिहाजा ये नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं। देखिए, नेटो जाकर इनको नहीं बुला रहा है कि आप आके हमें ज्वाइन करिए, रूस के लगातार डिस्टेबलाइज करने के वजह से ये स्वस्ति राव जी, ये तो बात ओपन सीक्रेट है, लोगों को मालूम है कि क्या पूरा खेल चल रहा है, अपना कब्जा चाहते हैं, अपनी बाउंड्री के पास वो नेटो की मिसाइल नहीं चाहते, ये तो ओपन सीक्रेट है। मेरा सवाल ये है, अब शिवकांत जी मैं बात को खत्म करना चाहती हूँ। तो बेसिकली रूस चाहता क्या है, रूस ये चाहता है कि नेटो, रूस ये चाहता है कि रूस के और जो नेटो का फ्रंट लाइन है, जो ईस्टर्न फ्लैंक है, उसके बीच में एक बफर जो है वो बन जाए। अब बेलारूस ऑलरेडी उसके कंट्रोल में है, वो यूक्रेन को डीमिलिटराइज करके ये गारंटी चाहता है कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन नहीं करेगा। जॉर्जिया नेटो ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि साउथ ओसेटिया का प्रॉब्लम है। मोल्डोवा नेटो नहीं ज्वाइन कर सकता और मोल्डोवा ने पहले ही क्लियर कर दिया कि हम नहीं करना चाहते। तो बेसिकली वो एक बफर बना के रखना चाहता है। और जो लास्ट में आप सैंक्शंस के बारे में कह रहे थे, उसके बारे में भी एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए, आप लोगों ने एक चीज, सारी बातें कर ली, एक चीज के बारे में जो बात यहाँ नहीं हुई वो मैं ऐड करना चाहती हूँ। एक बहुत मशहूर गैस पाइपलाइन है जिसका नाम है नॉर्थ स्ट्रीम 2 और बड़े काफी सारे पैसों के साथ वो बनी है। और आपको शायद आप लोगों को इस पर ध्यान गया हो कि आज ही जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 की जो पेरेंट कंपनी है, उन्होंने उसके लिए फाइल कर दिया है, दिवालिया अपने को घोषित कर दिया है। और ये तब है, ये सारा का सारा, देखिए, ये जो प्रेशर है ये ऑफ कोर्स रूस के ऊपर जो ये सैंक्शंस लगाए हैं उसकी वजह से है और जर्मनी ने मना कर दिया है कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 का प्रोसेस जो है हम शुरू नहीं करेंगे। स्वस्ति जी एक अब रुकिए, मैं आपको रोकूंगा थोड़ा। देखिए, नॉर्थ टू स्ट्रीम की जो पूरी फंक्शनिंग थी वो अभी कमर्शलाइज नहीं हुई थी, केवल पाइपलाइन पड़ी थी। ये बात 12 बिलियन यूरो ना, एक बार अमेरिका को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि पूरे यूरोप की गैस की डिपेंडेंसी रशिया के थ्रू है और नॉर्थ स्ट्रीम 2 उसका एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होने जा रहा है। ये मालूम है यूरोप को। यहाँ बहुत सारे लोग बैठ के, अभी जेड भाई साहब भी बैठ के ये बता रहे थे हमें कि नहीं हम नहीं चाहते कि दुनिया भर में तेल के दाम बढ़े, गैस के दाम बढ़े। अभी आप देखिए क्या है, लेकिन सच्चाई ये है कि यूरोप को आप बचाना चाहते हैं, दुनिया की चिंता आपको नहीं है। तो नॉर्थ स्ट्रीम टीम को आपने रोक दिया, कितने दिन तक रुकी रहेगी, रिडेंडेंट हो जाएगी? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूं। अभी युद्ध खत्म होगा, नॉर्थ स्ट्रीम 2 शुरू भी हो जाएगी। लेकिन शिवकांत जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि जब ये सारी ओपन सीक्रेट है ना, स्वस्ति जी का नहीं, सबको मालूम है कि ये पूरा खेल चल रहा है, तो अमेरिका ने फॉल्स प्रॉमिस या यूरोप ने फॉल्स प्रॉमिस क्यों दिए जेलेंस्की को? अब जेलेंस्की तो फंसे हुए दिख रहे हैं मेरे को। क्या आप युद्ध करते रहिए, हम आते हैं। आप ही ने कहा कि नेटो मेंबर बन नहीं सकते, बॉर्डर डिस्प्यूटेड है, तो फिर ये 3 शर्तें किस बात के लिए वो रखी जा रही थी? नहीं, फॉल्स प्रॉमिस को किसी को नहीं दिया गया। देखिए, उन्होंने भी यूक्रेन से ये नहीं कहा, या नेटो ने यूक्रेन से ये नहीं कहा कि आप सदस्य नहीं बन सकते। ये नेटो कहने की स्थिति में भी नहीं है। ये उनका जो बेसिक, हर संस्था का एक संविधान होता है, एक कुछ कायदे कानून होते हैं, उस कायदे कानून के तहत वो आवेदन कर सकते हैं और उनको मेंबरशिप देना न देना ये फिर नेटो के सिद्धांतों पर निर्भर करता है। तो उन्होंने नहीं किया। जहां तक मदद की बात है, तो ये बात पहले से तय थी। मेरे ख्याल से न नेटो ने इस बुलावे में रखा है, न अमेरिका ने इस बुलावे में रखा है कि हम अपने सैनिक उतारेंगे आपकी रक्षा के लिए। अगर सैनिक उतारने होते तो 2007 में ही सैनिक वो उतार देते। 2008 के जॉर्जिया के हमले से पहले उनको मंशा जाहिर हो गई थी ये क्या करने वाले। तो ये गलती उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन की है। वो भांप नहीं पाए कि पुतिन किस हद तक जाने के लिए तैयार है। दूसरी बात यह है कि 2014 में या अब ये लड़ाई शुरू होने से पहले, इससे पहले कि सेना रूस की घुसी है यूक्रेन में, एक काम किया जा सकता था
कि उनको हवाई कवर दिया जा सकता था, नो फ्लाई जोन बनाया जा सकता था पहले से। अगर नो फ्लाई जोन वो बना लेते तो उसके बाद मुझे लगता है कि रूस को या पुतिन को ये फैसला करने में थोड़ी दिक्कत होती कि अब इस नो फ्लाई जोन को भेद करके हम अपने विमान भेजें कि न भेजें, फिर सीधी टक्कर हो जाती और टक्कर वो मोल लेते। अभी उल्टा हो गया है। अब अगर आप नो फ्लाई जोन भी बनाने की कोशिश करते हैं तो पुतिन साहब ये कह सकते हैं कि देखिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपने जो है अपना यूक्रेन के साथ हमारा झगड़ा है, उस झगड़े को मैं सुलटाने की कोशिश कर रहा था, ये लोग बीच में कूद पड़े। तो अब तो स्थिति पूरी तरह से नेटो के नियंत्रण से बाहर है, सिवाय इसके कि ये प्रतिबंध काम करें। और वो उन फहमी ये है कि इन प्रतिबंधों से रूस की जनता में नाराजगी बढ़ेगी। अभी तक के संकेत ये बता रहे हैं, पिछली बार जब क्राइमिया पे कब्जा किया था तो 62 या 69% से उनकी पॉपुलैरिटी, हालांकि वहां पॉपुलैरिटी के आंकड़ों की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 69% से 90% चले गए। इस बार जो है वो 62% के आसपास उनकी पॉपुलैरिटी थी यूक्रेन में आने से पहले। अब तक क्या आरंभिक आंकड़े ये बता रहे हैं कि थोड़ी सी बढ़त तो उसमें हुई है। सर, उन्होंने 2036 तक का अपना गेम सेट कर रखा है। अब 35-36 तक उन्होंने अपना गेम सेट कर रखा है। तो जैसे ईरान पे इतने कड़े सैंक्शंस लगे, लेकिन कहाँ झुका ईरान, और डटा रहा। मैं ये WTO में रहे हैं जैन सर, क्या रूस इस बात से परेशान हो जाएगा, डर जाएगा कि इतने तगड़े सैंक्शंस लगा दिए गए हैं और जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी, तो वो पीछे हट जाएगा इस डर से? देखिए, प्रेसिडेंट पुतिन ने जो कदम उठाए हैं उसके बारे में वो, जैसे और वक्ताओं ने भी कहा, बहुत पहले से इस बात की चर्चा हो रही है। 1990-91 के बाद से कई दफा प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि नेटो का विस्तार नहीं होगा, खास करके उसके सीमावर्ती देशों में। इस तरह का एक एश्योरेंस, उन्हें आश्वासन दिया गया था। खैर, ये काफी संकेत देने के बाद और वार्निंग्स देने के बाद जब चढ़ाई की है यूक्रेन में, तो उन्होंने कुछ चीजों के बारे में जरूर फैक्टर इन किया होगा। एक तो सैंक्शंस होंगे, इसके बारे में प्रेसिडेंट पुतिन के मन में या रूस के जो और जो सरकार में है उनके बारे में कोई शंका संदेह नहीं रहा। दूसरी बात है कि जो रशियन लोगों के बीच में युद्ध के खिलाफ जो एक भावना बन रही है, या जिसका एक प्रदर्शन कुछ शहरों में हुआ है, तो उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई हो रही है। और रूस में सही मायने में अगर आप देखें तो इस प्रकार का प्रदर्शन करना भी आसान नहीं होगा। और जो इनके नेता हैं उनको अगर वो बंदी बना लेते हैं और पुलिस के हिरासत में डाल देते हैं, तो फिर ये शायद उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन ये अंत में ये प्रश्न उठता है कि जो इतने सारे सैंक्शंस लगे हैं, तो इसको और भी बढ़ा सकते हैं पश्चिमी देश। तो अगर वो स्थिति आएगी तो रशिया कितने दिन सस्टेन कर पाएगा, ये प्रश्न। जैनदा, इससे बड़ा प्रश्न ये है, एक दूसरा प्रश्न है कि जो भी दूसरे देश पर चढ़ाई करता है, अगर वहां पर रेजिस्टेंस होता है तो एक इम्पास की स्थिति बनती है। लड़ाई चलती रहेगी लेकिन आप कोई खास प्रगति नहीं कर पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में रूस क्या पीछे हटेगा? तो उसके लिए क्या जरूरी होगा एज अ फेस सेवर। फेस सेवर ये हो सकता है कि वहाँ पे सरकार बदल जाए और जिन महाशय की बात हो रही जो 2014 में भाग गए थे रूस, वो बन जाए। बेलारूस में रहते हैं आजकल लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या रूस डर जाएगा सैंक्शन से, और कड़े सैंक्शन लगाए जाएंगे तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। पूरा यूरोप इतना डिपेंडेंट है कि वो कुछ समय बाद उसको लगेगा सैंक्शन मैं अपने ऊपर लगा रहा हूँ क्या। इसलिए मुझे छोटा सा एक ब्रेक लेना है सर। इस बीच तनेजा जी $113 क्रूड टच मार दिया है उसने। ब्रेक से लौट के आगे फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि हल कैसे निकलेगा। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और चर्चा हो रही है कि यूक्रेन मामले में क्या होने वाला है आगे। हमने बहुत सारी भी विश्लेषण किए, अलग अलग पहलुओं पे देखा हमने। मेहमानों से मेरा निवेदन है कि मेरे पास 8 मिनट है और 2-2 मिनट इक्वल है, मैं बिल्कुल टोकूंगा नहीं, अपनी अपनी बात आप लोग रखिए। तनेजा जी आप बताइए आगे क्या होगा।
नहीं, आगे देखिए, जो मुझे लगता है कि जो प्रैग्मेटिक अप्रोच आपको दिखेगी, अभी आपके शो में भी कहा गया, खबरें आई कि साहब जो नोर्ड स्ट्रीम 2 है उसके ऑपरेटर बैंकरप्ट हो गए, कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल गलत बात है, कुछ नहीं हुआ ऐसा। और आपको पता है नोर्ड 2 स्ट्रीम की जो कंपनी के चेयरमैन कौन है? मिस्टर स्क्रोडर, जो जर्मनी के चांसलर होते थे पहले, अभी भी हैं। क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया? नहीं दिया। तो समझने की कोशिश करिए, जहां तक ये सारे जो इंटरेस्ट है, जर्मनी ने न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद कर दिए फुकुशिमा के बाद, अगर जो है वो अपना प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चल रहे हैं इसमें, ठीक है, बयानबाजी बहुत हो रही है और कुछ कदम भी उठेंगे रूस को लेकर के, जो पहले वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी साथ में पश्चिम के देश ध्यान में रख रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ ना करा जाए जो रूस को पूरी तरीके से चीन की गोदी में धकेल दिया जाए, इस तरह से धकेल दिया जाए, तो फिर चीन को तो सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, न्यूक्लियर वेपन्स भी मिल जाएंगे, चीन और रूस अगर एक होते हैं। जबकि चाइना रूस के बीच में इतना एक दूसरे को वो ट्रस्ट नहीं करते हैं, ट्रस्ट डेफिसिट उनका बहुत कम है, ज्यादा है, तो वो नहीं चाहते। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बयानबाजी होगी, यूक्रेन की जनता परेशानी में आ चुकी है, लेकिन इस समय सबसे अहम बात यह है, साथ में देख रहे हैं, जो पश्चिम के देश भी ध्यान रख रहे हैं, कि कुल मिलाकर के पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो अब परेशानी में तो आ गई है, लेकिन तहस नहस ना हो जाए। और दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका में संसद के चुनाव भी हैं, तेल बहुत महंगा, $125 तो लगता हो ही जाएगा, लेकिन उससे जो महंगाई अमेरिका में आ जाएगी, इन्फ्लेशन 7.5% तो पहले ही है, तो क्या चाहते हैं 10% में पहुंच जाए, तो कौन जीतेगी? डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं जीत पाएगी। तो इसलिए जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि परेशानी होगी। अब ये देखना ये है क्या कूटनीति कहीं काम करेगी। मुझे लगता है कहीं बड़ी जल्दी कोई शुरुआत होगी कूटनीति की, और कहीं ना कहीं उसमें से एक रास्ता ढूंढा जाएगा ऐसा, जिसमें आधी बातें जो है पुतिन साहब की जो है वो उनकी मर्जी चलेगी और आधी कहीं ना कहीं और देशों की चलेगी। कुछ बीच का रास्ता मुझे लगता है कि निकलेगा। जो रूस के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करेगा, लेकिन साथ में जो है पश्चिम की जो सारी चीजें उसको कहीं ना कहीं अकोमोडेट उनको करना पड़ेगा। तो ये, लेकिन कुल मिलाकर के यूक्रेन में जो यूक्रेन के लिए परेशानी बढ़ेगी, और भारत जैसे देशों के लिए जो है हमारे लिए कम से कम आर्थिक चिंता है बढ़ेगी। लेकिन साथ साथ एक चिंता और, आखिरी लाइन बोल रहा हूँ, ये चिंता साथ में ये बढ़ेगी कि ये कुल मिलाकर के 7 दिन जो है भारतीय कूटनीति और विदेशी नीति के लिए मास्टर क्लास है। हमको समझना पड़ेगा दुनिया एक्चुअली कैसे काम करती है, क्योंकि कई दफे आपके पैनल पे भी लोग आते हैं, बह जाते हैं, रूस के लिए आंसू बहाने लगते हैं, अमेरिका के लिए आंसू बहाने। हमको किसी के लिए आंसू नहीं बहाने, आंसू बहाने अपने देश के लिए बहाओ और अपने राष्ट्र हित को देखो कि ऐसी परिस्थिति के अंदर हमको क्या करना चाहिए, अपने राष्ट्र हितों को कैसे बचाना चाहिए। फिलहाल एक ही चीज पर जोर देना है, पश्चिम पर जोर डालना है कि तेल को उसके खिलाफ सैंक्शन मत लगाइए, गैस के खिलाफ सैंक्शन मत लगाइए, जिससे कि पूरी दुनिया जो है उसको। वैसे तनेजा जी इनडायरेक्टली तो लगा ही हुआ है सर ये। अब देखिए वो बहुत सारी शिपिंग कॉस्ट उसमें जुड़ती, लॉजिस्टिक जुड़ता, तो वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो असर आ ही जाएगा इसमें। वो जल्दी वो हट जाएगा, लेकिन वो इतनी परेशानी का सब है। आपकी बात सही है, तो लग रहा है, लेकिन जो फ्री आपको पता है सर, लंदन के जितने ट्रेडर हैं ऑयल के या यूएस के जो ट्रेडर हैं वो तो रिलेक्टेंट है, वो लेना ही नहीं चाहते। वो कौन झंझट में फंसे, पता नहीं कल को पेमेंट में क्या हो। स्वस्ति जी क्या होगा आगे, क्या सोल्यूशन दिख रहा है आपको, या एस्केलेट होगा या और बढ़ेगा? जी हाँ, 2-3 बातें हैं इसमें। देखिए डेफिनेटली एस्केलेट होगा, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल तय है कि पुतिन को पता है कि मतलब सबको सैंक्शंस पुतिन को डेटर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सैंक्शंस की कॉस्ट को फैक्टर इन करके कर रहे हैं। उनकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें वो उन्होंने फैक्टर इन किया है। बात यह है कि कितने हद तक किया है। एक चीज पे जो मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि जो स्विफ्ट सैंक्शंस की बात है, और ये पहले कहा गया है कि ईरान पे लगाए हैं और क्या हुआ ईरान को वगैरह, इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। ध्यान ये रखना चाहिए कि ईरान वाज नॉट अ G20 इकोनॉमी, रशिया इज अ G20 इकोनॉमी, और G20 इकोनॉमीज जो है वो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी G20 इकोनॉमी के सेंट्रल बैंक को पर स्विफ्ट सैंक्शन लगाया गया है। तो ये उतनी भी छोटी बात नहीं है, इसका असर डेफिनेटली हमें दिखेगा। और सबसे बड़ी बात, जो शेयर मार्केट पे ये जो स्पेकुलेटिव प्राइसेस है ये बहुत ज्यादा उससे अफेक्टेड है, वो हमें दिख रहा है कैसे, जो आप लगातार बोलते जा रहे हैं। दूसरी चीज, अभी इस पे एक जियोपॉलिटिकल एंगल आएगा, वो मैं आपको बताती हूँ क्या। वो ये कि देखिए जिस तरह से क्रूड की प्राइसेस बढ़ रही हैं, अब देखिए इसमें क्या होता है। इसमें ऐसा होता है कि सऊदी अरेबिया, ओपेक कंट्रीज, जो गल्फ जो GCC कंट्रीज हैं, उनके ऊपर फिर अमेरिका प्रेशर बनाता है कि आप ज्यादा बैरल्स प्रोड्यूस करिए ताकि जो तेल की डिमांड, तेल की जो कीमत है उसको हम कंट्रोल कर सकें, राइट। मतलब आप थोड़ा सा उनको सप्लाई बढ़ाइए जिससे कि हम उसकी उसको हम कंट्रोल कर सकें। अब सऊदी अरेबिया और जो GCC कंट्रीज हैं वो अफगानिस्तान के और इन सब के जो यूएस के जाने के बाद, और जब से यूएस ने अपना सेंटकॉम जो है वो शिफ्ट किया है पैकॉम, मतलब जो सेंट्रल कमांड था वो पैसिफिक कमांड की तरफ उसके रिसोर्सेज उन्होंने डाइवर्ट कर दिए हैं, तब से ये वाले कंट्रीज भी लगातार देखिए रशिया के साथ अपने रिलेशंस को लेकर बैलेंस
अलायंस बनाए हुए हैं। और अभी तक ये करना नहीं चाहते, ये लगातार इस बात को सिग्नल कर रहे हैं, अभी तक इनका कोई बयान नहीं आया है, सिग्नल कर रहे हैं कि हम तेल की कीमतों को, क्योंकि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, और इस वजह से आप जो तेल की कीमतों को, मतलब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को मैनेज करने के लिए आप हमसे कहते हैं कि हम ज्यादा प्रोडक्शन करें, तो ये ठीक नहीं है। अभी तक उन्होंने सिग्नल नहीं किया, अब ये करेंगे या नहीं ये दिखता है कि उनकी कितनी बाह मरोड़ता है अमेरिका। ये दूसरी चीज, ठीक है। तीसरी चीज जो आप मुझसे बोल रहे हैं कि इसका क्या हल निकलता है, देखिए मेरे हिसाब से इसका हल, पहली चीज ये है, हिंदुस्तान को वहां से अपने स्टूडेंट्स को निकालना है। एक स्टूडेंट की जान जा चुकी है। हाँ, अब हम देख रहे हैं कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एडवाइजरीज दे रही है कि खार्किव से सारे स्टूडेंट्स निकल जाएं, और उनको 6 घंटे का वक्त दिया गया है कि वो वहां से जाकर दूसरी तरफ जाए, थोड़े वेस्ट की तरफ, और खार्किव को खाली कर दें। तो ये बड़ी सीरियस गंभीर बात है। इससे हमें ये पता चलता है कि वॉर एस्केलेट होने वाला है। अभी इसके अलावा सिर्फ इतना किया जा सकता है मेरे हिसाब से ये, कि मुझे ऐसा लगता है कि ज़ेलेंस्की को अब ये करना चाहिए कि अभी एटलीस्ट फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए लिख के देने में कोई हर्ज नहीं है कि हम यूक्रेन की नेटो का मेंबरशिप हम नहीं चाहते, लेकिन ईयू का मेंबरशिप हम चाहते हैं, और रशिया को भी शायद इस बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि बेसिकली गले की हड्डी जो है वो नेटो है, ईयू नहीं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से इस बात का कोई हल निकल सकता है। देखिए, एक लेटेस्ट अपडेट है, एमईए ने हम लोगों को अपडेट किया है कि 17,000 स्टूडेंट यूक्रेन से बाहर निकल गए हैं, दूसरे देशों में चले गए, तो सुरक्षित स्थानों में गए, जो एडवाइजरी दी गई थी कि इमीडिएटली खार्किव को छोड़ दें। तो एक तो ये अपडेट है। दूसरा, जो क्रूड की बात आपने की ना स्वस्ति जी, देखिए उसके 3 प्लेयर हैं। एक जो ओपेक वाली इलाका है पूरा गल्फ का, दूसरा अमेरिका है, और तीसरा रशिया है। गल्फ को हम बाह मरोड़ा जिसको आप कह रही हैं ना, वो उसको डोमिनेट करते हैं ओपेक के जरिए। 12 लाख बैरल पर डे का गैप अभी भी क्रिएट है, बावजूद इसके कि 4 लाख बैरल पर डे का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो जो ज्ञान अमेरिका दुनिया को देता है, 33% ऑयल लेके बैठा है, वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाए ना। शेल प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ रहा है उसका? नहीं बढ़ रहा ना उसका। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और देखिए ये भी समझने की इसमें गेम हो रहा है, और अमेरिका के लिए ये विन विन सिचुएशन है। देखिए ढंग से बात समझिए, अमेरिका अपने ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड नहीं, विन विन सिचुएशन नहीं है स्वस्ति जी, विन विन नहीं है सिचुएशन। मैं यही तो कह रहा हूं। अगर 40 इयर्स के हाई पे इन्फ्लेशन खड़ा है, और अभी मार्च के महीने में जब फरवरी की इन्फ्लेशन आएगी, तब आप देखिएगा क्या होगा। विन विन सिचुएशन नहीं है, क्योंकि पिछले 10 साल से कोई प्रोडक्शन में पैसा ही नहीं लगाया गया, तो इसलिए वो और स्थिति खराब होगी। विन विन सिचुएशन अमेरिका की वॉर मशीनरी के लिए। नहीं, तो वॉर मशीनरी के लिए अगर आप कर रहे हैं, तो उसका जो बिल फटेगा भी नवंबर के इलेक्शन में, वो पूछ लेते हैं। शिवकांत जी, मूल सवाल पे बांटते हैं, क्या होना है अब? बड़ा युद्ध, छोटा युद्ध, या वो सत्ता बदल, क्या होगा सर? नहीं, ये युद्ध जो है वो पुतिन ये सोच के आए थे कि कुछ दिन की लड़ाई है। ये कुछ दिन की लड़ाई नहीं, इसको महीनों लगेंगे, इससे लोग मरेंगे, कोई चांस नहीं है यूक्रेन के जीतने का। तो जो वो चाहते हैं वो कर लेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म होगा। सबसे ज्यादा दुनिया में बदनामी पुतिन की होगी। पुतिन की छवि पूरी दुनिया में पहले ही बहुत अच्छी नहीं थी, और खराब हो जाएगी। उन्होंने अपने साथ साथ रूसी छवि को बट्टा लगाया है। रूस का जितना उन्होंने आर्थिक विकास किया शुरू के 10 साल में, बाद के 10 साल की तो बात मैं नहीं करता, लेकिन शुरू के 10 साल में उसका काफी हिस्सा चौपट हो जाएगा इस सारे संकट में। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान इसका भारत को उठाना पड़ा, जो उनका दोस्त है। और समस्या हमारी ये है कि हम तेल और ऊर्जा के आयात पे निर्भर हैं, तो हमारा बजट गड़बड़ा गया, अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, इससे जो है राजनीतिक असंतोष बढ़ेगा। तो नुकसान ही नुकसान है भारत का। कैसे निपटेगा ये भारत को तय करना है। और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान जो है वो यूरोप का है, जो कि एनर्जी पर निर्भर है रूस की। और अमेरिका ने पिछले 10 साल से अमेरिका कहता आ रहा है कि आप रूस की निर्भरता कम कीजिए, लेकिन कोई मानता नहीं है। लालच है, सुस्ती है, तमाम तरह की चीजें हैं। अब होश आया है, तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात ये निकल के आएगी कि यूरोप कोशिश करेगा कि ये जो फोसिल फ्यूल है, खनिज ऊर्जा, इस पर निर्भरता कम करके अपनी स्वच्छ ऊर्जा की तरफ जाया जाए, जो प्लैनेट के लिए, पृथ्वी के लिए भी अच्छा होगा और यूरोप के लिए भी अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति ये लंबा खींचेगा, घिसटेगी ये लड़ाई, और अंत में ले दे के होना कुछ नहीं है। वहां एक सरकार बन जाएगी। पुतिन को शुरू में लगेगा कि उनके समर्थन की सरकार बन गई, कुछ ही दिन में लोग उसको गिरा देंगे, फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। ये मामला खींचेगा, लेकिन उस खींचने में जो दिक्कतें पूरी दुनिया के लिए वो एनर्जी की हैं। और आप देख ही रहे हैं, पूरी एनर्जी बास्केट है। तेनेजा जी ने भी समझाया विस्तार से कि
कोई भी ऑयल देखिए आप बड़ी दिलचस्प बात देखिए कि WTI और ब्रेंट के प्राइस का जो डिफरेंस था $2-3 का वो पट गया है। 112-113 पे दोनों ट्रेड कर रहे हैं, 114 के करीब वो पहुंच रहा है। कोल प्राइसेस रॉकेट की तरह बढ़ती हुई दिख रही, जो सबसे गंदा फ्यूल माना जाता है उसकी कीमतों को आप देखिए किस तरीके से। कल $300-350 का प्राइस टच किया है पर टन का। मुझे तो इसकी ज़्यादा चिंता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि शायद सद्बुद्धि आए सभी लोगों को और इस वार को ख़त्म करें, दुनिया शांति के साथ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़।